Assalamu alaikum. I am Muhammad Bilal. The topic of my presentation is instrumentation and data interpretation of dielectric thermal analysis. सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो है और इस तरह ये क्या है और ये जो है किस तरह वर्किंग जो है वो करती है डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। तो डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस जो है हमारे पास एक टेक्निक है जो यूज़ होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेजर करने के लिए, कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए और कंडक्टेंस जो है उसको मेजर करने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स की। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हम जो है टेम्परेचर, टाइम और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है किसी भी मटेरियल की जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है कैपेसिटेंस और एक है कंडक्टेंस। तो कैपेसिटेंस जो है इज़ द मेजर ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, कि मतलब एक मटेरियल की जो है वो कितनी एबिलिटी क्या है कि वो चार्ज को स्टोर कर सके। मतलब एक मटेरियल है, उसको हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जितना चार्ज उसके अंदर स्टोर हुआ वो उसकी कैपेसिटेंस होगी, और वो चार्ज जो वहाँ से आसानी से मूव कर सकता है या नहीं कर सकता वो उसकी क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। तो कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस इज़ द मेजर ऑफ ईज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई करते हैं सैंपल को, और उसके बाद जो है वो स्टडी करते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। इसके अंदर जितनी भी पॉसिबल चेंजेस जो हैं वो सैंपल के अंदर आई हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। च्यू जो है एक साइंटिस्ट था जिसने जो है वो थर्मल एनालिसिस के ऊपर काम किया कैपेसिटेंस और डिसिपेशन फैक्टर जो है पॉलीमर सैंपल्स का फाइंड आउट करने के लिए, और इसको हम नाम देते हैं इस टेक्निक को, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायनेमिक इलेक्ट्रोथर्मल एनालिसिस। और इसको हम कैरी करते हैं साइमल्टेनियसली विद अदर टेक्निक्स लाइक DTA है, DSC है, DGA। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये इंस्ट्रूमेंटेशन है DETA की जो है इंस्ट्रूमेंटेशन, ये उसका और भी मतलब किस तरह जो है कि सैंपल कहाँ पे रखते हैं, कौन कौन सी चीज़ है और जो है वो उसका काम क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है कि यहाँ से जो है देखें आप, यहाँ पे सबसे पहले हम जो है सैंपल यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो सैंपल जो है इसको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, इसके ऊपर जो है एक ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, एक ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, दोनों जो हैं वो क्या है कि मतलब ग्लास इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, और इनको हम प्लाटिनम इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सैंपल रखना है और यहाँ पे हमने जो है वो रेफरेंस मटेरियल जो है यहाँ पे रखा हुआ है जिसको हम एस्बेस्टोस मटेरियल जो है वो कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो ग्लास स्लाइड है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रेफरेंस मटेरियल के नीचे जो है जो प्लेटफॉर्म है उसको हम कहते हैं, ये वाला हमारे पास क्या है, रेफरेंस प्लेटफॉर्म, और ये वाला जो है हमारे पास सैंपल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो सैंपल को जो है वो यहाँ पे रख देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है, तो जितनी भी इसके अंदर पॉसिबल चेंजेस जो हैं वो हमारे पास रिकॉर्डर होता है, उसके अंदर जो है हमारे पास नोट हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ कर्व। ठीक है, ये था हमारे पास DETA की इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो क्या होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम इसके अंदर जो है ये प्लाटिनम इलेक्ट्रोड का क्या काम है, प्लाटिनम फॉइल का क्या काम है, एस्बेस्टोस मटेरियल जो है ये क्या है। ठीक है, तो ये हम जो है एक मरतबा देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमने ग्लास स्लाइड यूज़ की थी जिसका क्या काम है कि यूज़ होती है फॉर द इंसुलेशन ऑफ सेल। ठीक है, कौन सी ग्लास स्लाइड, ये वाली। ठीक है, ग्लास स्लाइड जो है यूज़ होती है फॉर द इंसुलेशन ऑफ सेल। एस्बेस्टोस है, ये हमारे पास क्या है, थिन पीस ऑफ एस्बेस्टोस। ठीक है, जो रेफरेंस मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है इन रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, जिसका क्या काम है, ये कंपनसेट करता है हीट कैपेसिटी बिटवीन सैंपल और रेफरेंस के दरमियान। उसके बाद है हमारे पास प्लाटिनम फॉइल, कि प्लाटिनम फॉइल जो है इसका क्या काम है कि यूज़ टू फॉर्म इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फॉर्म करती है बॉटम ऑफ सैंपल टू द टॉप ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो बॉटम ऑफ सैंपल टू टॉप ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है कि ये यहाँ से आप देख लो कि ये हमारे पास क्या है, ये प्लाटिनम फॉइल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, सैंपल के नीचे बॉटम ऑफ सैंपल, और यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास रेफरेंस मटेरियल था, इसके
टॉप पे, तो बॉटम ऑफ सैंपल से टॉप ऑफ रेफरेंस मटेरियल, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है बनाती है प्लाटिनम फॉइल। उसके बाद प्लाटिनम इलेक्ट्रोड्स के जो हमारे पास ग्लास इंसुलेटेड प्लाटिनम इलेक्ट्रोड्स जो है वो कंटैक्ट होते हैं फ्रॉम टॉप विद सैंपल एंड रेफरेंस। तो ये मतलब हमारे पास ये प्लाटिनम इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये दोनों लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास सैंपल और रेफरेंस मटीरियल्स के जो है वो टॉप पे जो है वो कनेक्शन फाइंड करने थे। ठीक है, ये था हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन जो है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट जो है हमारे पास यूज़ होते हैं और उनका जो है वो क्या काम है। लास्ट में हमारे पास रिकॉर्डर है, कह रहा है कि ये इसका क्या काम है कि जो जितना करंट सैंपल से पास करता है, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वो उसको जो है वो रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स की तरफ, कि मेन कंपोनेंट्स जो हैं डाई इलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस, मतलब ये इंस्ट्रूमेंटेशन हमने देख ली। ठीक है, अब मेन कंपोनेंट्स इसमें दो हैं हमारे पास। एक हमने देखा कि इलेक्ट्रोड्स जिसके दरमियान हम सैंपल को प्लेस करते हैं, और दूसरा हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट। तो सैंपल जो है कह रहा है इसको हम प्लेस करते हैं दो पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, और वहाँ से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है सप्लाई करते हैं बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। और मटेरियल जो है कह रहे हैं जिसका हम पोजेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करेक्टर, मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अप्लाई करेंगे तो जो मटेरियल हमने रखा है उसकी जो है पोलराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायग्राम भी जो है मतलब कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के दरमियान हमने जो है सैंपल को प्लेस करवा दिया है, और यहाँ से हमने जो है वो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अप्लाई करना होता है, और जिससे हम हमारे पास जितनी भी सैंपल के अंदर पॉसिबल चेंजेस आती हैं उसको हम जो है वो नोट कर लेते हैं। तो कह रहा है कि इफ़ एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करें तो वही बात के जो पोलराइजेशन जो है वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है उसकी पोलराइजेशन मटेरियल की जो है वो होती जाएगी। इसी तरह दिस रिजल्ट इन कह रहा है कि इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो पार्शियल डिसिपेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी भी होती है। ठीक है, और डिसिपेटेड एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कुछ एनर्जी जो स्टोर होगी वो तो है स्टोर एनर्जी, और जो वहाँ से जो लॉस हुई है वो क्या है, डिसिपेशन एनर्जी। तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, डाइलेक्ट्रिक लॉस के, और जो स्टोर एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं कह रहा है कि ये क्या, अगर हमें किसी भी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ का पता होगा तो हम उसका रिलैक्सेशन बिहेवियर जो है वो मटेरियल का फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने जो है वो डीएमए के अंदर जो है उसके अंदर बात की थी। उसके बाद है इन डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस, एक हमारे पास ओसिलेटिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई करते हैं सैंपल को। ठीक है, एंड मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस आर टेकन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी। वही शुरू वाली बात के हम जो है जब अल्टरनेटिंग करंट ओसिलेटिंग अल्टरनेटिंग करंट जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम जो है जो सैंपल के अंदर चेंजेस आती हैं उसकी कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, टाइम के हिसाब से, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है वो उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज विल बी स्टोर्ड इन द मटेरियल सैंपल, मतलब जो हमारे पास चार्ज स्टोर हुआ मटेरियल सैंपल के अंदर वो क्या होगी, कैपेसिटेंस, और रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी डिसिपेटेड थ्रू द मटेरियल सैंपल, और बाकी जो है जो वहाँ से डिसिपेट होगा मटेरियल सैंपल से वो क्या होगा, उसकी कंडक्टेंस। तो रिलैक्सेशन प्रॉपर्टीज़ जो है मटेरियल की कह रहा है सैंपल की, वो डिटरमाइन करती हैं सैंपल जो है उसका रेट ऑफ कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग है, कि वर्किंग कैसे करती है, कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अ सैंपल विल बी प्लेस्ड इन कंटैक्ट विद टू पैरेलल प्लेट्स इलेक्ट्रोड एंड अ साइनोसाइडल वोल्टेज इज़ अप्लाइड टू वन ऑफ इलेक्ट्रोड, के सैंपल जो है उसको दो पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रोड के अंदर रख देते हैं और साइनोसाइडल वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को। ठीक है, तो इज़ अप्लाइड टू वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। फिर क्या होता है कि रिस्पॉन्स जो है कह रहा है कि इज़ देन मेजर्ड एट द सेकंड इलेक्ट्रोड, कि जो हमने वोल्टेज अप्लाई की फर्स्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर उसका रिस्पॉन्स जो है हम किसके ऊपर मेजर करते हैं, एट द सेकंड इलेक्ट्रोड विद द साइनोसाइडल करंट being weakened and shifting in accordance with ionmobility and dipole alignment। मतलब कि जो वहाँ पे
मटेरियल के जो पोलराइजेशन हुई है उसके नतीजे में हमारे पास आयंस बने हैं। आयन की मोबिलिटी और आयन जो है वो किस तरह डाईपोल के ऊपर अलाइनमेंट करते हैं उसके हिसाब से जो है हम देख लेते हैं कि इस करंट की वजह से किस तरह जो है वो रेंज होगा, और इस रिस्पॉन्स को हमने मेजर करना है एट सेकंड इलेक्ट्रोड, और हमने वोल्टेज कहाँ पे अप्लाई किया था, फर्स्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर। The dipoles will attempt to align with both the ions and electric field and move toward the electrode of opposite polarity। मतलब कि हमारे पास जो ये जो डाइपोल्स मतलब जो हमारे पास आयंस हैं वो क्या कोशिश होगी उनकी कि वो ऑपोजिट चार्ज की तरफ जो मूव करें। मतलब एक पॉजिटिव आयन है तो वो मूव करेगा नेगेटिव पोलैरिटी वाले की तरफ, ठीक है, और अगर कोई नेगेटिव है तो वो मूव करेगा पॉजिटिव वाले की तरफ, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो डाइपोल जो है वो इस तरह अपने आप को अलाइनमेंट करते हैं कि वो मूव करें टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम जो ऑसिलेटिंग वोल्टेज सिग्नल जो है अप्लाई करते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी उसकी रेंज होती है 0.001 हर्ट्ज से 1,00,000 हर्ट्ज तक। ये थी इसकी वर्किंग ऑफ डाइइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। उसके बाद मेजर प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो हम स्टडी करते हैं बाय DETA इंस्ट्रूमेंटेशन से, एक तो है परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कि जो हमारे पास परमिटिविटी क्या है कि मेजर ऑफ अलाइनमेंट ऑफ पोल्स, कि जो पोल्स है उनके ऊपर अलाइनमेंट जो है चार्जेस की किस तरह होती है, परमिटिविटी। डिसिपेशन फैक्टर कि वहाँ से जो है कितनी एनर्जी जो है वो डिसिपेट हुई है, ठीक है। और लॉस फैक्टर कि जो हमारे पास एनर्जी एक तो स्टोर होती है जिसको हम कैपेसिटेंस कह देते हैं, और एक एनर्जी जो है वो लॉस होती है वहाँ से, ठीक है। वो एनर्जी जो है वो यूज़ होती है टू अलाइन डाइपोल्स, इसको हम नाम देते हैं लॉस फैक्टर का। यहाँ तक तो हमने बात कर ली है DETA की जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि इसकी जो है वो हमारे पास वर्किंग किस तरह होती है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग DETA इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा इंटरप्रिटेशन बाय DETA, मतलब कि डाटा को जो है वो किस तरह इंटरप्रेट करता है डाइइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। तो डाइइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस जो है ये यूज़ होता है टू इन्वेस्टिगेट क्योरिंग बिहेवियर ऑफ थर्मोसेटिंग रेजन्स, एडहेसिव्स, पेंट्स एंड कंपोजिट मटेरियल्स। के DETA जो है DETA ये यूज़ होता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योरिंग करने के लिए, थर्मोसेटिंग रीजन की बिहेवियर को चेक करने के लिए, इसी तरह एडहेसिव्स का, पेंट्स का और कंपोजिट मटेरियल को जो है वो फाइंड करने के लिए। इसी तरह जो है DETA जो है इज़ यूज़ फॉर डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट पॉलीमर या पोलर मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कर्व इंक्लूडिंग पॉलीमर्स। कि DETA जो है ये यूज़ होता है जो डिफरेंट पोलर मटेरियल जो हैं उनका डाटा जो है वो इंटरप्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ कर्व के अंदर। तो हमारे पास पॉलीमर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल PVC है, PVDF है, PMMA है, PVA है। तो PVC क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVDF पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड, PMMA पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट और PVA पॉलीविनाइल अल्कोहल, ठीक है। ये हमारे पास पॉलीमर्स हैं जिसका डाटा इंटरप्रेट करता है डाइइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कर्व। तो ये हम देख भी लेते हैं वन बाय वन कि किस तरह जो है ये डाटा इंटरप्रेट कर रहा है कर्व की फॉर्म में। सबसे पहले हमारे पास है कर्व ऑफ PVC। तो कर्व ऑफ PVC की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले कि जो है वो कह रहा है कि जो PVC जो है ये हमारे पास क्या था, पॉलीविनाइल, ये यहाँ पे ये हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो कह रहा था DETA रिकॉर्डर शोज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्व्स फॉर PVC बाय टेकिंग टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड रेजिस्टिविटी ऑन वाई एक्सिस। PVC जो है डाटा इंटरप्रेट हमने इसका देखना है किस तरह होता है बाय DETA। तो इसमें हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में हमें मिलता है। तो लॉन्ग एक्स एक्सिस जो है हमारे पास टेम्परेचर है, लॉन्ग एक्स एक्सिस लॉन्ग वाई एक्सिस जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है।
तो पहले पहले जो है टेम्परेचर जो है वो कम है जैसे, और लॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसी तरह रेजिस्टिविटी जो है, पहले क्या है हमारे पास रेजिस्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही टाइम जो है गुजरता जा रहा है हमारे पास कर्व की फॉर्म में जो है डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो हो जा रही है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है टी जी जो है हमारे पास, ये जो है क्या है कि हमारे पास यहाँ पे शो करता है कि यहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड हुई है या डिसॉर्ब्ड हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये था हमारे पास पीवीसी के, जिसके अंदर हमने देख लिया कि टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के हिसाब से जो है किस तरह पीवीसी के अंदर हमारे पास डाटा इंटरप्रेट होता है और उसको रिप्रेजेंट हो गया इन द फॉर्म ऑफ कर्व। ये हमारे पास बेसिकली जब हमारे पास सैंपल के साथ रिकॉर्डर लगे होते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्डर जो है ये इनका क्या काम है कि डाटा जो है जितनी सैंपल के अंदर पॉसिबल चेंजेस आई हैं डाटा इंटरप्रेट कर देते हैं ये रिकॉर्डर इन द फॉर्म ऑफ कर्व के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमर है PMMA के मल्टीपल ट्रांजिशन फॉर PMMA हमने जो है वो नोट करनी होती हैं। DETA जो है ये हेल्प करता है कि मल्टीपल ट्रांजिशन जो है इसको एलेबोरेट करे इन PMMA। तो DETA जो है क्या इंटरप्रेट करता है मल्टीपल ट्रांजिशन फॉर PMMA। अब ये ट्रांजिशन कौन कौन सी हैं, एक है अल्फ़ा ट्रांजिशन और एक बीटा ट्रांजिशन। तो एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर बाय टेकिंग टेम्परेचर को हम लेते हैं इसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं लॉस फैक्टर को। तो यहाँ पे जो है ये बीटा ट्रांजिशन, यहाँ पे अल्फ़ा ट्रांजिशन। तो टेम्परेचर को लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, लॉस फैक्टर को वाई एक्सिस के ऊपर, और यहाँ से जो है हमारे पास ये दो कलर में शो हो रही है। एक हमारे पास जो है वो ब्लैक कलर है जो बीटा ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक हमारे पास जो है वो ब्लू कलर है जो अल्फ़ा ट्रांजिशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ा ट्रांजिशन और बीटा ट्रांजिशन, तो अल्फ़ा ट्रांजिशन जो है ये शो करती है मोशन इन द मेन पॉलीमर ऑफ द चेन, मतलब कि किस तरह जो है वो मूवमेंट हो रही है मेन पॉलीमर ऑफ द चेन के अंदर। और जो हमारे पास बीटा ट्रांजिशन है ये शो कर रहा है रोटेशन ऑफ शॉर्ट चेन टूवर्ड्स ईस्टर ग्रुप, के जो बीटा ट्रांजिशन जो है ये रोटेशन जो है शॉर्ट चेन जो ईस्टर ग्रुप की तरफ पाई जाती है उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन PMMA। उसके बाद है कि हीटिंग रेट जो है PMMA के अंदर जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट होता है, और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए DETA के अंदर वो 100 हर्ट्ज़, 300 हर्ट्ज़ और 1000 हर्ट्ज़ जो है वो यूज़ करते हैं। और इससे हम जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, 10, 30, 10 और 100 किलो हर्ट्ज़ तक जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं इन PMMA, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ लोअर तो पीक्स विल क्लोजली सेपरेट, कि अगर किसी भी मटेरियल की फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी पीक्स जो हैं वो उतनी जो है वो क्लोजली सेपरेट होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट पॉलीमर, हमारे पास डिफरेंट पॉलीमर्स हैं, PVDF है, PVF है, ठीक है, PTFE है। तो इसका हमने जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो फाइंड करना है बाय यूजिंग DETA। तो ये भी हमें जो है डाटा इंटरप्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ कर्व। तो इसके अंदर भी जो है बिल्कुल वैसे ही कि एक चीज़ एक्स एक्सिस के ऊपर जो टेम्परेचर है और एक जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर वो क्या है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेफ़्ट टू राइट जो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जा रहा है, इसी तरह डाइलेक्ट्रिक जो है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो कंपाउंड विच इज़ मोर पोलर हैज़ अ शार्प पीक्स, के जो कंपाउंड जिसका जो जितना ज़्यादा पोलर होगा उसकी उतनी ज़्यादा जो है वो पीक्स शार्प आएंगी। तो द ग्राफ इन विच टेम्परेचर, अब हमारे पास जो है डाटा इंटरप्रेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो इसके अंदर हम जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर और वाई एक्सिस के ऊपर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारे पास जो है वो शो करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट पॉलीमर्स। तो ये जो है वही वाली बात कि जो पहले बात की थी, जो कंपाउंड जितना ज़्यादा पोलर उसकी पीक जो है वो उतनी ज़्यादा जो है वो शार्प होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है PVDF की पीक आ जाती है, इसी तरह PVF की आ जाती है, और ये हमारे पास जो है PTFE की जो है वो पीक आ जाती है। इसको हम ये कह सकते हैं कि DETA ने डाटा जो है इंटरप्रेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कर्व के अंदर, ठीक है। ये था हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट पॉलीमर्स। And this is the end of my presentation. Thank you.